हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि है क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। देखो बच्चों, होता क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है। पहली है पासिंग पॉइंट, आपने 11th में भी पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वो जो चैप्टर नंबर था स्ट्रेट लाइन, उसमें आपने देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए होता है, वहां पे पासिंग पॉइंट एंड स्लोप। यहां पे पासिंग पॉइंट, यहां पे चाहिए पासिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस। इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे आप कोरिलेट कर सकते हो कि जहां हमने पढ़ा था स्लोप, ये डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हमारे बुक में दो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन के। फर्स्ट वन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line when it passes through a given point and has given direction ठीक है बच्चों। हमारा पहला इक्वेशन ड्रॉ करना है जो दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है व्हेन इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। देखो बच्चों, हमने क्या देखा था, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक चाहिए डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या दिया है, पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि पासिंग पॉइंट दे रखा है एंड हैज गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन का मतलब होता है इसका dr या dc दिया हुआ है। अब बेसिकली समझेंगे इसका मीनिंग क्या है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या है, देखो, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, बट इसमें दिया क्या है, इसका एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये ए वेक्टर दिया है, पासिंग पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो ये मिलेगा पोजीशन वेक्टर। वेक्टर वाली क्लास याद करो, जिनको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता वो वेक्टर वाले सारे कॉन्सेप्ट देख के फिर ये देखेंगे। फर्स्ट वीडियो तो जरूर देखें वेक्टर की, उसमें मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था। ये हमारा पॉइंट है, वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, पासिंग पॉइंट है। अब ये गिवन डायरेक्शन के बारे में ये तो पता चल गया, ये ए है। गिवन डायरेक्शन का मतलब क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। गिवन का मतलब ये है, ये बी वेक्टर दिया रखा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये दो चीजें दे रखी है। बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, अगर कोई भी वेक्टर हमें पता है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो dr इसका होगा वही dr इसका होगा। आपको पता ही होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है या फिर डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। तो उस केस में इसको और इसका जो dr होगा दोनों सेम होगा, यानी कि जो डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन पता है यानी कि डायरेक्शन रेशियो पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो हमने ऐसे लिया वेक्टर फॉर्म में ai bj ck। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जो b वेक्टर है और यहाँ का b, ये दोनों अलग है। ये वेक्टर है, ये नंबर हो सकता है 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, -1 -2, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये b और ये b दोनों सेम है। ये नंबर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ये वेक्टर है। अब देखो, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमने पासिंग पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। पासिंग पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो भी पता है। तो जब ये दो चीजें मिल जाए तब हम लेंगे इस लाइन पे एक रेफरेंस पॉइंट आर, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं।
सिंस ओरिजिन यहाँ पे रहा होगा, कहीं कहीं भी रहा होगा स्पेस में, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ए मिलेगा। आपको पता था वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में मैंने कराया था कि एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, तो एरो इधर लगेगा, ठीक है। सिमिलरली इसको मिला दिए, यहाँ से एरो इधर लगेगा, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। सो अगर इसका डायरेक्शन इस साइड में है तो इसका भी डायरेक्शन इस साइड में होगा, तो यहाँ पे एरो हम ऐसे डालेंगे। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के वेक्टर को लिखना चाहूँ इन टर्म ऑफ बी, तो आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से रिवाइज कराते हैं कॉन्सेप्ट। ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी या बी इक्वल्स टू लैम्डा ए, ये कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन मिल गया तो दोनों वेक्टर ए और बी क्या होगा, पैरेलल होगा। सो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसके टर्म में, तो इसको लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है। यहाँ पे कौन से बता दिए फिर से, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में इन दोनों का डायरेक्शन सेम साइड में जा रहा है, दोनों वेक्टर सेम साइड में जा रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट होगा। ये भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें या आई बटन पे क्लिक करके वो सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो अब हमें पता चल गया कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो फाइनली आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। समझ में आया बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। अब इस वेक्टर फॉर्म को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए जो हमारा पासिंग पॉइंट था ना, उसको कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे। क्या लेंगे हम, बेसिकली हम यही लेते हैं x1 y1 z1, ये हमारा पासिंग पॉइंट हो गया, x1 y1 z1। रेफरेंस पॉइंट तो आपको पता ही है, हमेशा x y और z लिया जाता है, इसके अलावा कुछ लेना नहीं है। बी वेक्टर तो दिया ही है। अब सबकी वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, एक्स आई वाई जे जेड के। ए की वैल्यू है x1 i y1 j z1 k प्लस लैम्डा बी की वैल्यू है ए आई बी जे सी के, ये वैल्यू है। अब बच्चों क्या करेंगे, सिंस ये इक्वल हो रहा है, दोनों वेक्टर इक्वल है, तो आई इधर का आई कंपोनेंट इधर के आई कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, इक्वल वेक्टर है। सो इसका आई कंपोनेंट क्या है, x इक्वल्स टू x1, इधर का आई x1 है और यहां का आई क्या है, लैम्डा है, प्लस का लैम्डा है। सिमिलरली y कंपोनेंट j कंपोनेंट y इक्वल्स टू, इधर का j कंपोनेंट y है, इधर का j कंपोनेंट y1 है प्लस लैम्डा b है। सिमिलरली z k कंपोनेंट z इक्वल्स टू, इधर का k कंपोनेंट z1 प्लस लैम्डा c। इसको ओपन करेंगे तो k कंपोनेंट क्या हो गया, c इंटू लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा। सिमिलरली यहां से y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ये बना x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट मैं नोट डाउन करना चाहूंगा, वो क्या है, नोट में आप लोग इसको लिख सकते हो। नीचे वाला क्या है हमारा, नीचे वाला अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाला जो होता है वो होता है डी आर ए बी सी, डी आर है ना, ए बी सी, नीचे वाला डी आर है। और ऊपर वाले को इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, यानी कि इसको जब जीरो किया तो बना ये
x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई x1, पासिंग पॉइंट मिल गया। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू हो जाएगी y1, ये पासिंग पॉइंट होता है। z माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0, z की वैल्यू होगी z1, यही तो हमारा पासिंग पॉइंट था ना, x1 y1 z1। देखो x1 y1 z1 ये हमारा पासिंग पॉइंट था। तो पासिंग पॉइंट कहाँ से निकलता है? कार्टेशियन फॉर्म में जब ऊपर वाला पोर्शन होता है, न्यूमरेटर को जब जीरो करोगे, तीनों न्यूमरेटर को जीरो करोगे, तो वहां से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी दैट इज द पासिंग पॉइंट। एंड डिनोमिनेटर इज क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है। बट यहां पे एक पॉइंट नोट में लिखना, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डी आर। इफ डिनोमिनेटर डी आर है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल्स टू 1। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 है तभी ये डी आर होगा, अगर 1 नहीं है तो ये डी आर नहीं होगा। ध्यान रखें इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नीचे वाला डी आर होता है, डिनोमिनेटर डी आर तभी होगा जब एक्स वाई जेड के साथ कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 1। क्लियर है बच्चों? अगर 1 नहीं होगा तो वो नीचे वाला डी आर नहीं होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको, इस पॉइंट को। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं 5 4 6, और एक ये लाइन है और इस लाइन का डी आर दे दिया है। क्वेश्चन क्या है? पासिंग पॉइंट इसका दिया है 5 4 6 एंड डी आर दे रखा है 1 2 3। कार्टेशियन फॉर्म है तो इससे हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। वेक्टर फॉर्म में हमेशा आर आएगा, आर यहां पे होता था a प्लस लैम्डा बी। याद करना आप इस कॉन्सेप्ट को। a होता था पासिंग पॉइंट एंड b इज डायरेक्शन रेशियोज। पासिंग पॉइंट ये था हमारा, पासिंग पॉइंट ये था, और डी आर। पासिंग पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। क्या करना होता है? इसके साथ i, x वाले के साथ i, y के साथ j और z के साथ k लगाना होता है। तो ये हो गया 5i प्लस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा, ये लैम्डा था, b की वैल्यू ये डाल दो, इसमें भी i j के वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसके साथ i लगा दिया, 1 इंटू आई हो गया 2j प्लस 3k। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। r जरूर होगा, ध्यान रखना, r छूटेगा तो नंबर छूट जाएगा आप लोगों से। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब अगर बोले कार्टेशियन फॉर्म में लिखो इसको, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है x माइनस पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या था? x कोऑर्डिनेट 5 इक्वल में y माइनस 4 इक्वल में z माइनस 6, और नीचे में इसका डी आर। x वाला यहां पे लिखना है, y वाला यहां पे लिखना है, z वाला यहां पे लिखना है, इक्वल्स टू लैम्डा। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बच्चों? अब देखो यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना हो रहा है? 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, तो नीचे वाला जो है ये हमारा डी आर है। अगर ये 1 नहीं होता तो डी आर नहीं होता है। इसको एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिया हमने 2x माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस वाई अपॉन 3, z अपॉन 6 इक्वल्स टू लैम्डा। सो बच्चों अगर इसको देखो तो इसका नेचर कुछ ऐसा है ना, इक्वल साइन है सब में। ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन को। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पासिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो। तो ध्यान से देखें बच्चों, हम लोग सिंस ये वीडियो है तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया था? नीचे वाला डी आर होता है, बट कंडीशन ये है इसका डी आर 5 3 6 नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक चीज और लिखवाया था कि x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो ये डी आर नहीं होगा। यहाँ पे -1 है, डी आर नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट ये डी आर नहीं है। तो डी आर के लिए बेसिकली हम करते क्या है? x के कोएफिशिएंट को 1 करेंगे। x के कोएफिशिएंट को 1 करने का एक ही तरीका है, इसको 2 से डिवाइड कर दो,
तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए 1 माइनस वाई को -1 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 को -1 से डिवाइड करेंगे। ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, तो ये हमारा dr देगा, ये dr देगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब ये नीचे वाला जो है ये वाला, ये dr है हमारा, ये dr है और ये dr है, क्योंकि यहाँ पे x y z का कोएफिशिएंट 1 हो गया। जब ये 1 हो जाए तो नीचे वाला dr होगा, तो dr कितना होगा इसका, dr होगा 5/2 -3, ये -3 हो जाएगा एंड दिस वन इज 6, ये dr हो गया। अब बात करते हैं पासिंग पॉइंट क्या होगा। पासिंग पॉइंट के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को 0 कर दो, ये पासिंग पॉइंट दे देगा। तो 2x - 1 PP के लिए हम पासिंग पॉइंट 2x - 1 = 0 कर दिया, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। देन 1 - y को 0 कर दिया, y की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड z = 0 कर दिया, तो z की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। ये होगा पासिंग पॉइंट 1/2, 1 एंड 0, ये पासिंग पॉइंट हो गया। dr पता चल ही गया, 5/2 -3 एंड 6, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आप ध्यान रखना, इसमें हमने क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन, जब पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट एंड इस लाइन का dr या dc चाहिए होता है। तो पहला फॉर्मेट ये बोलता है जो बुक में दिया हुआ है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, जो कि हमने a लिया था, इसमें डेरिवेशन में रब हो गया, a था, और इसका dr दिया हुआ है। dr मींस डायरेक्शन देने का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है जो इसके पैरेलल है, तो जो dr इसका होगा वही dr इसका होगा। समझ में आया आप लोगों को, जो dr इसका होगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन का dr सेम होता है, तो जो इसका dr होगा वही इसका dr होगा। तो ये अगर दिया है, जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा, ठीक है। वो हमने डेरिवेशन देख लिया है। 2 फॉर्म इसका हमें देखना होता है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, डिराइव करें इसको और समझने की कोशिश करें। चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया, डेरिवेशन समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता 3D से, थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं कॉन्सेप्ट को, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस व्हेन इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट है अगर स्पेस में, एक यहाँ मान लो यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता ही है कि एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन जाता है, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक और एक ही लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, सिंस हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए पासिंग पॉइंट ए है, ये पासिंग पॉइंट बी है। जब इसको ओरिजिन से कहीं हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। ए एरो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है और इसको मिला दिया, एरो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इसका डायरेक्शन इधर ले लेते हैं। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। आप किसी को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। सो बच्चों, अगर इस वेक्टर को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो वेक्टर मिल जाता है ना, वो ये वेक्टर मिल गया, ठीक है। ये वाला वेक्टर मिल गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेक्टर हो गया बी माइनस ए, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट इतना। अब देखो बच्चों, अगर आपने 3D का फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया था, तो जब 2 पॉइंट को माइनस करते हैं, जब 2 पॉइंट को इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो जो आई जे और के मीन्स माइनस करेंगे, जब आई जे के कॉम्पोनेंट बनता है उसको बोलते हैं dr। 2 पॉइंट को माइनस करके हम dr निकालते थे। उस वीडियो को जरूर देखें आप लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस को आपको देखना पड़ जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे लिंक्ड है, वेक्टर और 3D के कॉन्सेप्ट सारे लिंक्ड है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट देखनी पड़ेगी 3D का फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें जो कि फर्स्ट वीडियो था हमारा। अब इसमें से इसको माइनस किया तो dr मिल गया, ये हमारा dr हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए याद करो, लास्ट स्लाइड, लास्ट जो बोर्ड पे मैंने लिखवाया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट, दूसरा dr। पासिंग पॉइंट हमारे पास 2 है, कोई भी एक लेना है, और dr ये मिल गया। अब दोनों चीज मिल जाए तब हमें लेना होता था रेफरेंस पॉइंट। ध्यान याद करो उस चीज को, जब ये 2 चीजें मिल जाए, पासिंग पॉइंट एंड dr मिल जाए, तभी हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।
अब ये रेफरेंस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये फ्रॉम ओरिजिन होगा एरो, आपको पता ही है, सिंस इसका डायरेक्शन इस साइड में है तो ये लाइन का भी डायरेक्शन इस साइड में होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से लेके यहाँ तक के वेक्टर को इंडिकेट करना चाहूं इन टर्म ऑफ b माइनस ए, तो उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। रिकॉल करो बच्चों, रिकॉल करो। देखो ये b माइनस ए क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये वाला वेक्टर बड़ा वाला इस वाले वेक्टर के कोलिनियर हो गया या पैरेलल होगा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर को इन टर्म ऑफ सेकेंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वेक्टर को इन टर्म ऑफ डेज रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में दो एरो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तीसरा ये अपोज कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट होगा। जो अपोज करता है वो रिजल्टेंट होता है। सो आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। बच्चों मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपको बेसिकली फॉर्मूला नहीं याद करना, आप कोशिश करो कि चीजें क्या है, कौन सा चीज कहां पे है, सिंबल क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये याद करने की कोशिश करो। ध्यान से देखो, यहां पे तो आर है, ये तो आर है, ये क्या होता है, ये हमारा पासिंग पॉइंट होता था, ठीक है। लास्ट वाले बोर्ड पे भी हम ये पासिंग पॉइंट ही होता था ए, और ये लैम्डा के साथ जो होता था वो डी आर होता था। लास्ट स्लाइड पे, लास्ट बोर्ड पे हमने देखा था वो डी आर होता था, और यहाँ पे भी लकली ये डी आर ही है। बी में से जब ए को माइनस करेंगे, दो पॉइंट को माइनस करते हैं तो डी आर मिलता है, तो ये डी आर है। बेसिकली ये हमारा क्या है, डी आर है। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही चीज़ है, नाम चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे चेंज करते हैं। हम यहां पे a जो होगा, वेक्टर a जो है, इसको पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे x2 y2 z2, और सिंस स्पेस की कमी है, आपको पता ही है कि रेफरेंस पॉइंट को x y z ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को हम x y z ही लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब r के जगह पे हम x i y j z k लिख सकते हैं। a की जगह पे x1 i y1 j z1 k ये लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा b माइनस ए को क्या लिखेंगे, b माइनस ए वेक्टर लिखना है, तो x2 माइनस x1 i, इसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, यहां पे इक्वल साइन है, दोनों साइड को इक्वेट करना है। आई कॉम्पोनेंट इधर का x है, इधर का आई कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ का आई कॉम्पोनेंट x1 है, और साथ के साथ यहाँ पे भी है लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। सिमिलरली y इक्वल टू जो होगा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1, y वाला इधर का y, इधर का y1 प्लस लैम्डा इंटू दिस। सिमिलरली z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। अब बच्चों करना क्या है, हमें बेसिकली लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा के इधर करेंगे, ये आके डिवाइड में हो जाएगा। सो x माइनस x1 ये हट गया, लैम्डा इंटू दिस बचा ना, तो इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा। सिमिलरली y माइनस y1 ये इधर आया, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा। z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा, ये आया।
सो हम इसको फर्दर तीनों, तो लैम्डा की वैल्यू तीनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो मीनिंग समझने की कोशिश करो। ये क्या था, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट, नीचे वाला दो पॉइंट को माइनस करेंगे dr, और कुछ नहीं है। ये वही फॉर्मेट है, ये dr ही है और ये सारे ऊपर वाले पासिंग पॉइंट ही है। साथ के साथ याद रखना ये dr तभी होगा जब x y z का कोएफिशिएंट 1 होगा, 1 नहीं होगा तो ये dr नहीं होगा। क्लियर इतना? ठीक है बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो एग्जाम्पल देखते हैं हम। नंबर 7 क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन लिखना है, पासिंग पॉइंट दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, दो पासिंग पॉइंट दे रखा है ये और ये, -1 0 और 2, और ये दिया है 3 4 6। दो पासिंग पॉइंट से हम वेक्टर लिख सकते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट, दो पासिंग पॉइंट से वेक्टर लिख सकते हैं। इसमें हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, यही होता था। देखो यहां से कोरिलेट करो, a होता था पासिंग पॉइंट, कोई भी हमारे पास दो पासिंग पॉइंट किसी को ले सकते हो, आपकी मर्जी। ये r ही होता है, हमने ये ले लिया पासिंग पॉइंट, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे -i, ये 0j हटा दिया, प्लस 2k प्लस लैम्डा b माइनस a, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दिया, 3 माइनस -1 किया तो 4i, 4 माइनस 0 4j, 6 माइनस 2 4k। ये हो गया हमारा इक्वेशन लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में किया क्या है, इसने इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, और उसने पूछा है वेक्टर फॉर्म में लिखो, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू y माइनस 5/4 z प्लस 2, ये दिया हुआ है। अब बोला क्या है, वेक्टर फॉर्म लिखे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए बच्चों देखो करेंगे क्या, हम पहले क्या करेंगे, इसका पासिंग पॉइंट निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था पासिंग पॉइंट कैसे मिलता है, इसको 0 करो, इसको 0 करो और इसको 0 करो, और नीचे वाला dr होगा, dr भी निकाल लेंगे, नीचे वाला dr होना चाहिए, नीचे वाला dr होना चाहिए। ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि x y z का कोएफिशिएंट क्या होना रखना है, आप लोगों को 1 रखना है। तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 है। सो यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको जब 0 किया तो x की वैल्यू आई -3, तो पासिंग पॉइंट लिख लो, क्या होगा -3 5, इससे 5 हो गया, यहां से हो गया -6, ये पासिंग पॉइंट हो गया। और साथ के साथ हम इसका dr निकाल लेते हैं। जब ये इसका x y z कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे वाला dr होता है, ये तो पता ही है, तो dr हो गया 2 4 2, ये दोनों चीजें मिल गई। अब इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर्मूला यही है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट dr है, b माइनस a नहीं लगाएंगे क्योंकि dr दिया है ना, दो पॉइंट नहीं दिया था इसमें dr डायरेक्ट दिया है, तो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये dr है, ये हमारा dr था। ठीक है, तो ये वाला लगेंगे, a इज द पासिंग पॉइंट ये है, इसका वेक्टर बना लो, 3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा dr, ये है 2i 4j 2k इक्वल्स टू r। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो हमने दो एग्जाम्पल भी देख लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। एक लाइन हम ये मान लेते हैं, एक लाइन ये मान लेते हैं। इसके बीच का एंगल या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये एक्यूट एंगल है अगर ये, तो ये होगा ऑब्ट्यूस।
ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1। आपको पता ही है ये इक्वेशन होता है, इसकी इक्वेशन लिख ली मैंने a2 प्लस म्यू b2। देखो बच्चों, लैम्डा जब कांस्टेंट चेंज कर देते हैं ना तो लाइन चेंज हो जाता है, और पासिंग पॉइंट और dr भी चेंज करना पड़ता है हमें, ठीक है, लेकिन r चेंज नहीं करना, ध्यान रखना दोनों में r ही होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो सेम ही होता है, रेफरेंस पॉइंट तो हम एक्स वाई जेड में ही लेते हैं ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो अगर आप ध्यान दो तो कॉन्सेप्ट ये है, एंगल निकालने के लिए हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के थ्रू हम उस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दो लाइन का डॉट कराएंगे तो लाइन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। उसके लिए करेंगे क्या, ध्यान से देखना। आपको पता है ये b1 जो था वो ऐसा वेक्टर था जो इसके पैरेलल था, याद है, और b2 ऐसा वेक्टर था जो इस लाइन के पैरेलल है। तो जरा हम इस लाइन को हम आगे प्रोसीड कराते हैं, ठीक है, इस लाइन को प्रोसीड कराया। तो बच्चों देखो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, यहां पे जो एंगल होगा वो यही एंगल होगा। तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट तो कराना है, तो कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि सिर्फ b1 और b2 का डॉट करा देते हैं, उससे भी तो एंगल थीटा ही मिलेगा ना, जो यहां पे एंगल है। तो दो लाइन का डॉट नहीं करा के हम सिर्फ उसके dr का डॉट कराएंगे, dr ये था, dr का डॉट कराएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 dr का डॉट अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड शायद इस बार वो ये कॉन्सेप्ट कटा हुआ है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस या टू प्लेन्स के बीच के जो भी है एंगल्स हमें नहीं पढ़ने हैं, बट कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग एक बार सिलेबस चेक कर लेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस पे बेस्ड बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया है, एग्जाम्पल 9 दो लाइन दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 3i 2j माइनस 4k, ये पासिंग पॉइंट हो गया। लैम्डा के साथ जो होता है वो हमारा dr होता है। तो एंगल निकालते समय हमें सिर्फ dr से मतलब है, ध्यान रखना बच्चों, 2k, ये हमारा dr हो गया, ध्यान रखना। फिर दूसरी लाइन है r इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k, इसमें भी हमें dr से मतलब है बच्चों, ध्यान रखना। तो बोलेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो, सेम यही एंगल निकालना है। तो cos थीटा क्या होता था, इसको इसके साथ डॉट कराएंगे, ये हमारा b1 है और ये b2 है, कंपेयर करो इससे, इस इक्वेशन कंपेयर करो, लैम्डा के साथ जो होगा b1 होगा, म्यू के साथ जो होगा वो b2 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट तो पता ही है आपको कैसे कराना है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ नंबर को, i नहीं आता है डॉट में, ठीक है, वेक्टर वाली वीडियो जाके देखो आप लोग। ये हो गया 3, 2 को 2 से प्लस का 4, 6 को 2 से 12। अब इसका मैग्नीट्यूड पता ही आपको कैसे निकालना है, i का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, j कॉम्पोनेंट स्क्वायर, k कॉम्पोनेंट स्क्वायर, अंडर रूट, सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर। सो cos थीटा कितना हो गया, 12 प्लस 4 16 19, 2 2 4 4 4 8 9, अंडर रूट 9, अंडर रूट 36 4 40 49। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 19/3 इंटू 7, 19/21। थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 19/21। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, ऐसे निकालना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है बच्चों।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस डिस्टेंस से क्वेश्चन इस बार तो होगा ही होगा, और हर एक बार आता है। बीच में 1-2 साल के लिए इसको बोर्ड ने देना बंद किया था, बट अब चांसेस पूरे हैं कि इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस से चीज़ें हटाई जा चुकी हैं। एंगल वाला हटाई, जब मैंने बता ही दिया कि शायद ये हट गया, आप लोग फिर भी एक बार सिलेबस चेक कर ले। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स क्या होता है? दो ऐसे लाइन जो ही नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होने चाहिए, ऐसे पैरेलल नहीं होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए, वो होते हैं हमारे स्क्यू लाइन्स। तो अब बात आती है कैसे लाइन होंगे, तो वो लाइन होगा स्पेस में, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। देखो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, समझ में आ रहा है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। और बच्चों देखो ध्यान से, इसके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वही होगा। यहां से निकालोगे ये, यहां से ये, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो बिल्कुल सीधा ऊपर हो, यहां वाला, ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना? तो आगे ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अब हमें सिर्फ इतना जानना था कि स्क्यू लाइन्स होता क्या है। अब देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कोई भी दो लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, इसको हम 2D पे ऐसे ही बनाएंगे। 3D में है, अज्यूम करेंगे 3D में, बट बनाएंगे 2D में, ऐसे ही बनाएंगे। दो लाइन है, इसका नाम दे दिया हमने R = A1 + लैम्डा B1। एक ये लाइन है, दूसरा है R = A2 + μB2। तो बच्चों आपको पता ही है A1 और A2 क्या है? पासिंग पॉइंट है दोनों लाइन का, और B1 और B2 इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका एरो इधर डाल दिया। सो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों पे जो परपेंडिकुलर हो वही डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट। हमें यही डिस्टेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं A1 पॉइंट यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। हम अज्यूम कर लेते हैं यहीं पे है A1, A2 यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग A2 यहाँ पे है। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वेक्टर बना, ये क्या होगा? A2 - A1 वेक्टर। और इसकी लंबाई लिखनी हो तो क्या हो जाएगा? A2 - A1 का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ हो जाएगी इस लाइन की। अब बच्चों ये दोनों, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, दो लाइन है, ये दो लाइन, इन दोनों के पे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें, ये वाला वेक्टर। तो आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस कराने पे एक ऐसा वेक्टर मिलता था, यूनिट वेक्टर मिलता था, जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता था। तो हमें इन दोनों पे परपेंडिकुलर चाहिए ये वाला। तो क्या करेंगे? इनके यूनिट वेक्टर जो हमारा ये है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो है, इनका क्रॉस करा देंगे, तो ये वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला। सो ये हो जाएगा B1 × B2। सिंस हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, इस पे हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। B1 × B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा ये वेक्टर हो गया। अब देखते हैं, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है? तो आपको पता है एंगल निकालने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। सो इस लाइन और इस लाइन, यानी ए वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट कराते हैं, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है A.B अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना? अब क्या करेंगे, यहां पे A ये था, B ये था। अब इन दोनों का डॉट करा के देखते हैं क्या होता है। इन दोनों का डॉट करा के देखते हैं क्या होता है। इसको निम्न लिखते हैं A.B.C, ये पॉइंट यहां पे नहीं होके यहां पे C। अब डॉट कराते हैं, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा A2 - A1 डॉट
B1 क्रॉस B2, ये वाला वेक्टर, ये वाला सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमने यूनिट वेक्टर से डिवाइड किया है, उसको लेना देना नहीं है, ये फिर इसकी या फिर ये ले लो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंस ये यूनिट वेक्टर है, नीचे हम क्या लिखते थे, A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड इनटू हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है हमारा ना, ये पूरा यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। अगर इसको हटा के करोगे तो फिर ये मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, अगर इसको लेके करते हो, यूनिट वेक्टर ट्रीट करके करते हो तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। अब इसको जरा इधर लाओ, ये हो गया A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब जरा बच्चों देखते हैं ये है क्या, ये क्वांटिटी है क्या। इसके लिए हम आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये P हो गया, ये B हो गया, बेस हो गया, ये H हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हमें cos थीटा तो पता ही है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था हमारा AB, AB से इंडिकेट किया, हाइपो हो गया हमारा ये A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब AB की वैल्यू निकालोगे तो इसको यहां पे क्रॉस कराना पड़ेगा, A2 माइनस A1 कॉस थीटा इक्वल टू AB हो जाएगा। ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ AB, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, यही तो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो था। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। इसमें डिस्टेंस है तो एक मॉड डाल देना, ठीक है बच्चों, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, SD इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो ये डेरिवेशन है, अगर किसी को डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत यूज है, इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसके बाद देखते हैं। और एक सो बच्चों अभी जो कॉन्सेप्ट देखा था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 है एनसीईआरटी का, R इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2y माइनस जे प्लस के। बच्चों देखो ध्यान से, ये हमारा होता है A1, ये पासिंग पॉइंट होता है A1, और इधर वाला जो होता है वो हमारा DR होता है B1, ये हो गया A2 और ये हो गया B2, ठीक है बच्चों। सो फॉर्मूला क्या था, SD का फॉर्मूला था A2 माइनस A1 डॉट कराया था हमने B1 क्रॉस B2 के साथ, और इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया था, याद है आप लोगों को, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जो जो डेटा दिया ना वो सारे निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालोगे क्या होगा, A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2y में से i माइनस करोगे i हो जाएगा, j में से ये माइनस करोगे 0 हो जाएगा, और k तो है नहीं तो k माइनस k हो गया। A2 माइनस A1 हमारा ये हो गया। अब निकालेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, इसको पता ही है i j k के थ्रू डिटरमिनेंट मेथड से ओपन करते हैं। फर्स्ट रो बनाएंगे B1 का, दैट इज 2 माइनस 1
1। सेकेंड रो बनाएंगे इसका 3 -5 2। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, i ये कैंसिल -2 + 5 इज 3 -j ये कैंसिल 4 - 3 1 प्लस k ये कैंसिल -10 + 3 -7 ये हो गया -7। ये हो गया हमारा b1 क्रॉस b2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, √3² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 49 50 59 √59। अब बच्चों सब कुछ पता ही है इस वाले डेटा में हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, एस डी इक्वल टू क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वैल्यू हमारी आई थी i - k सॉरी, इसका डॉट कराएंगे इसके साथ 3i - j -7k और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से √59 और मॉडुलस डाल देंगे, अगर ये नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव करेंगे। अब देखो बच्चों, i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे, i को i के साथ, i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ कराते, तो i मिलके कितना हो गया 3 हो गया, 3 × 3, j नहीं है तो 0 मानेंगे, -1 × 7 इज 7 प्लस का 7 अपॉन √59, तो ये हो जाएगा 10 /√59। ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है एंड गेट द आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से देखना। दो लाइन है एक लाइन ये है, दोनों लाइन हमें क्या बनाने हैं, पैरेलल, तो दूसरी लाइन हम ये बना लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन होगा r = a1 + λb, a1 + λb मान लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा, a2 + μb होगा, क्योंकि ये dr है, ये dr है, दोनों का dr सेम होना चाहिए, दोनों का dr सेम होना चाहिए। सो बच्चों देखो ध्यान से, इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल ही होगा, कोई एक निकाल दे तो सबकी वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, सो उसके लिए करेंगे क्या, a1 इसका पासिंग पॉइंट रहा होगा, कहीं मान लेते ये है a1, a2 यहाँ पे ले लो, इन सबको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। a2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब इन दोनों को मिला दो, ये वेक्टर बन गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो ध्यान से, वेक्टर b इधर होगा, b इधर होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसको ए बी सी, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा a2 - a1 का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये निकालना है बेस, बेस किस में आता है, cos थीटा में, तो cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपो, बेस कितना था AB, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज हो गया ये a2 - a1 का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB हो जाएगा cos थीटा इंटू a2 - a1 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया AB की वैल्यू, ये AB की वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं, अब देखो
बी की वैल्यू आ गई cos थीटा a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, ये थीटा है। तो बच्चों देखिए ये हो गया 90 माइनस थीटा, समझ में आ गया। अब b का डायरेक्शन इधर है और इस वाले वेक्टर के साथ अगर डॉट क्रॉस लेते हैं, इसका और इसका क्रॉस लेते हैं, तो ये फाइनली क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, जो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड साइन 90 माइनस थीटा एन कैप, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। अब देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको, a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, अगर इधर हमने b साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा इंटू एन कैप। अब इधर मैग्नीट्यूड निकाले अगर a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाले तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, नंबर है, तो नंबर में अगर मैग्नीट्यूड डाला मॉडुलस डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा यहाँ पे होता है एक्यूट एंगल, तो cos थीटा एक्यूट एंगल मतलब होता है 90 से छोटा होना चाहिए थीटा, और उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर भी मॉड डालो या ना डालो बात एक ही है। तो फाइनली क्या आया वो देखते हैं। फाइनली आया a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं वो आएगा a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर इस वाले b को उठा के इसके नीचे कर दे तो ये बन जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b, ये b का मैग्नीट्यूड मॉडुलस इक्वल्स टू a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है cos थीटा। सो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड से क्या पता चलता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या पता चलता है कि ये जो ए बी था यही था, सेम था। तो यहां पे ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू a2 माइनस a1 का वेक्टर क्रॉस b अपॉन b मैग्नीट्यूड मॉड। ये हो गया हमारा ए बी डिस्टेंस, ए बी था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू, यही तो था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फॉर्मूला है, अगर आपको बोले कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना है, दोनों के पासिंग पॉइंट को माइनस कर देना है और b का यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लेना है, यानी b को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दोनों का क्रॉस करा देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ट एक एग्जांपल है, उसको आप लोग ट्राई करें।